सारा दिन गुजर दिया शिकार की तलाश में। सिर्फ एक पंछी मिला है और वो भी मर चुका है। इसको तो कोई खरीदेगा भी नहीं। वैसे भी कुछ देर में शाम होने वाली है, अभी मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। अरे इधर तो एक चिड़िया भी बैठी है, क्यों ना मैं इसको भी पकड़ लूं। भीमा ये सारी बातें सोचकर अपना धनुष बाण उस चिड़िया के ऊपर तान देता है। तीर कमान से छूटते ही चिड़िया के पैर में लग जाता है और वो जख्मी होकर जमीन पर आ गिरती है। वाह वाह, एक शिकार और मिल गया। इससे बेचकर तो आज का राशन मिल ही जाएगा। हे भीमा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं। ये सब तो मुझे इस पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मैं ये नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? ऐसा करो, तुम मुझे मत बेचो, मेरा इलाज करो और अपने साथ रखो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। ठीक है, दिन गुजर गया शिकार तुम मेरी किस्मत कैसे बदल सकती हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। ठीक है चिड़िया, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। अरे सुंदर चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। इतना कहकर भीमा बाजार से दवाई लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद भीमा बाजार से दवाई लेकर घर आ जाता है और चिड़िया के घाव पर लगाता है। प्यारी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, कल तक तुम ठीक हो जाओगी। अब तुम आराम से सो जाओ। अगले सुबह भीमा चिड़िया को देखता है तो बहुत खुश होता है। अरे वाह चिड़िया, तुम तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। अब तुम यहाँ पर ही मेरा इंतजार करना, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। नहीं भीमा, अब तुम शिकार नहीं करोगे। लेकिन प्यारी चिड़िया, अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, लेकिन प्यारी चिड़िया तुम करोगी क्या? तुम जाओ और बाजार से कुछ कपड़े और धागा खरीद लाओ। अरे प्यारी चिड़िया, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपए है। कोई बात नहीं, जितना मिले उतना ही ले आना। ठीक है, मैं कपड़ा लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा बाजार चला जाता है और कुछ देर बाद वो कुछ कपड़ा और चिड़िया रात को उस कपड़े और धागे के साथ एक खूबसूरत सी पोशाक तैयार करती है। भीमा शाही लिबास को लेकर बाजार की ओर चल देता है, लेकिन उसके मन में एक एक करके सारे सवाल चल रहे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक चिड़िया इतना सुंदर। बाजार में लोग इतनी सुंदर पोशाक देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर पोशाक है, ऐसा कभी नहीं। मैं ये पोशाक 40 मोहरों में दे सकता हूँ। अरे भैया, 40 मोहरे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इसके लिए 5 मोहरे अवश्य दे सकता हूँ। तभी वहां पर राजा का। अरे वाह, ये शाही लिबास तो कितना आकर्षक है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर लिबास नहीं देखा। मैं ये पोशाक 40 मोहरों में बेच रहा। चलो भैया, ये लो 40 मोहरे और ये पोशाक मुझे दे दो। ये एक लिबास तो? अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे द्वार बनाया दिया। ऐसे ही आधी रात गुजर जाती है। भीमा झूठ मूठ सोने का नाटक करता है। वह चिड़िया भी भीमा के सोने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे लगता है भीमा सो चुका है। चलो, मैं अपना वास्तविक रूप धारण करती हूँ।
इतना बोलकर चिड़िया अपने असली शहजादी वाले रूप में आ जाती है। अगली सुबह राजकुमारी वापस से अपने उसी चिड़ियावास में आ जाती है। हे भगवान, ये तो एक राजकुमारी है। मैं बिल्कुल सही समझा। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे बाबा, क्या मैं जीवन भर संतान से वंचित रहूंगा? नहीं। 1 साल बाद राजकुमारी विद्या का जन्म, लेकिन शहजादी के 15 वर्ष की होने से महारानी, आज की रात बहुत महक। लेकिन आधी रात को राजकुमारी को ना जाने कैसे चक्कर आ जाता है और वो बिस्तर से जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, मैं गिर कैसे गई? माँ, उठाओ। तभी एक प्रकाश होता है और एक भयानक जिन प्रकट होता है। ये तो बहुत सुंदर राजकुमारी है। मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? नहीं तो राजकुमारी से विवाह करूंगा। अगर जिंदा रहना है तो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें चिड़िया बनाकर पिंजरे में बंद कर दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इंसान हूँ और तुम एक जिनजादे। मैं विवाह नहीं करूंगी। ये कहकर जिनराज एक दिन वो जिन उस पिंजरे को बंद करना भूल जाता है और राजकुमारी उस पिंजरे से आजाद होकर बाहर निकल जाती है। बाहर उड़कर वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। ठीक है राजकुमारी, तो अब इसका क्या उपाय है? तुम कैसे अपने वास्तविक रूप में आ सकते? इसका उपाय तो पहाड़ी बाबा के पास ही है। हमें उनके पास अवश्य जाना होगा। राजकुमारी भीमा को पहाड़ी वाले बाबा का पता बताती है और वो दोनों घने जंगलों, मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, कृपया कुछ कीजिए, हमें आपकी मदद चाहिए। राजकुमारी एक शराब के कारण चिड़िया बन गई है। पुत्री, तुम घबराओ मत। तुम्हारा शराब तोड़ने का एक उपाय है मेरे पास। आज अमावस्या की रात है। तुम्हें रात के 12 बजे उस पवित्र नदी में स्नान करना होगा। 12 बजे उस पवित्र नदी में स्नान करना होगा। और मैं क्या करूं बाबा? तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। जब तक राजकुमारी नदी में स्नान पूरा कर नहीं लेती, तुम्हें उसका रक्षक बनकर उसके साथ रहना होगा। पहाड़ी बाबा भीमा को एक जादुई तलवार देते हैं और कहते हैं, मैं तैयार हूँ बाबा, धन्यवाद। भीमा, तुम यहीं रुको और मैं अब नदी में स्नान करने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही राजकुमारी नदी में प्रवेश करती है, अचानक वो जिन वापस आ जाता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दूंगा। राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती है। एक तेज प्रकाश से वो जिन जल जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूँ। तुम्हारा अंत आ गया है। अब तुम कभी किसी को कैद नहीं कर पाओगे। अब सब तुम्हारे जादू से आजाद हो जाएगा। अगली सुबह राजकुमारी भीमा को अपने महल ले जाती है। महाराज रंजीत सिंह दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमा, आज तुमने मेरी पुत्री की रक्षा करके एक महान काम किया है। तुम्हारी वीरता और ईमानदारी देखकर हमें गर्व महसूस हो रहा है। मंत्री जी, भीमा को एक बैलगाड़ी भरकर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात देकर सम्मानित किया जाए। राजकुमारी विद्या मुस्कुराती है। और अगर महाराज अनुमति दें तो मैं भीमा से विवाह करना चाहती हूँ। तुम्हारी पसंद पर हमें पूरा विश्वास है। विवाह की तैयारी करो। मिर्जापुर नाम का एक गांव था जो कि उत्तराखंड में वाक़ था।
जहाँ राजू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा भी था जो समोसे बेचता था, जिसका नाम रामू था। रामू ने डॉक्टर की डिग्री ली हुई थी, मगर काम ना मिलने की वजह से उसे समोसे बेचना पड़ रहे थे। एक दिन राजू अपने बेटे रामू से कहता है, देख बेटा, मैंने अपनी सारी जमीन बेच के तुझको डॉक्टर बनाया और अब तू समोसे बेच रहा है। और बेटा, तू अपने घर के हालात को जानता ही है। हमारे पास तो कभी कभी खाने के भी पैसे नहीं होते। हाँ बाबा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तरह मेहनत की थी, मगर अब मैं डॉक्टर बन नहीं पाया और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। देखना, एक दिन मैं इसी समोसे के बिजनेस से कितना बड़ा कारोबार करूंगा और एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा, क्योंकि कारोबार चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा बड़ा ही होता है। दोनों बाप बेटा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके गांव का सरपंच अपने बेटे दीपक के साथ राजू के घर की तरफ आ रहा होता है। ए राजू, कितने दिन हो गए हैं, मगर अभी तक तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हारे खेत को भी जला दूंगा और तुम्हारे घर का सारा सामान भी लेकर चला जाऊंगा। बाबा, अगर आप कहें तो मैं इनके घर का आधा सामान बाहर फेंक दूं, ताकि इन्हें भी पता चले कि पैसे भी वापस लौटाने हैं। ये तो पैसे वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना कहने के बाद सरपंच का बेटा राजू उसके घर के बर्तन खिड़की से बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देता है और बर्तन बाहर फेंकने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। गांव वाले ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और राजू के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त राजू का बेटा रामू एक पत्थर को उठाता है और उसे आसमान की तरफ फेंकता है। वो पत्थर उनके पास वाले जंगल में जाकर एक मटके से जाके लगता है। उस मटके में से एक जिन बाहर आता है और वो बोलता है, मैं तकरीबन 300 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इस जंगल में मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर ये मटका किसने तोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो सन्यासी मुझे दोबारा कैद कर लेगा। उसी जंगल में रामू लकड़ियाँ काटने के लिए आता है, तो वो जिन राजू को देख लेता है और बोलता है, ओए, मुझे लगता है ये वही आदमी है जिसने मुझे आजाद किया है, क्योंकि उस सन्यासी ने कहा था तुम सिर्फ उस आदमी को देख पाओगे जो तुमको आजाद करेगा। ऐसा करता हूँ, इसके पास जाता हूँ। वो जिन रामू के पास जाता है। रामू उसको देख के जमीन पर गिर जाता है और उसको देख के बोलता है, तुम कौन हो भैया? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं एक जिन हूँ। मुझे इस जंगल में एक सन्यासी ने आज से 300 साल पहले इस मटके में कैद किया था, जिस मटके को तुमने तोड़ा है, और मैं आजाद हो गया। और अब मैं तुम्हारी 2 दुआएं पूरी करूंगा। तुम मुझे अपनी 2 दुआएं बताओ। राजू उसको सारी बात बताता है जो उसके साथ हुई थी। जिन रामू को 2 वरदान देते हुए बोलता है,
आगे से तुम जो भी चीज अपने हाथ से जमीन में लगाओगे वो उस चीज में तब्दील हो जाएगी जो भी तुम काम करते हो। और दूसरी तुम्हारी दुआ ये है कि वो सरपंच पूरे गांव के सामने तुम्हारे बाप से माफी मांगेगा। हाँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें उसको तुम्हारे समोसे खिलाने पड़ेंगे, फिर जाके ये दुआ पूरी होगी। अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो जिन वहां से गायब हो जाता है और रामू अपने खेत में एक बीज बोता है और उसके ऊपर पानी देता है तो वहां से एक समोसे का पौधा ऊपर आता है जिसके ऊपर समोसे लगे होते हैं। अब रामू समोसे की खेती करने लग जाता है। एक दिन राजू सरपंच को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि वो उसको बहुत मारेगा अगर उसने उसके घर के तोड़े हुए बर्तनों के पैसे ना दिए। जब ये खत सरपंच के पास पहुंचता है तो वो उसको पढ़ने के बाद बोलता है, ओए, उस गरीब लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मुझे धमकी दे रहा है, अभी उसको जाके बताता हूँ। सरपंच रामू के घर की तरफ आ रहा होता है तो उसको रामू के घर में बनते हुए समोसों की बहुत ज्यादा खुशबू आती है तो वो अंदर जाके बोलता है, बाकी बातें बाद में, अब पहले मुझे एक समोसा दो। जैसे ही सरपंच समोसा खाता है तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और वो बोलता है, रामू और राजू, मुझको माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पूरे गांव वालों के सामने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ।